हेलो, नमस्कार। मैं हूँ बीनल भट्ट, फाउंडर ऑफ परफेक्ट फाइनेंशियल्स, अ स्टॉक ब्रोकर, अ टेक्निकल एनालिस्ट, अ मेंटर, अ ट्रेनर एंड योर गाइड। आज का टॉपिक है कि हम स्टॉक मार्केट में प्राइजेस कैसे डिस्कवर होते हैं। रोज सुबह जैसे ही मार्केट स्टार्ट होता है, सबसे पहला सवाल, क्या बढ़ा, क्या घटा, क्यों बढ़ा, क्यों घटा, ये स्टॉक अचानक से क्यों चल गया और ये स्टॉक अचानक से क्यों घट गया। तो सबसे पहले मुझे लगा कि आज ऐसा वीडियो बनाते हैं जिससे लोगों को एक आइडिया आ जाए कि प्राइस क्यों बढ़ता है, क्यों घटता है। क्या आपने कभी सोचा कि स्टॉक मार्केट में ऐसा तो रोज़ क्या होता है कि प्राइस रोज ऊपर नीचे होते हैं। ये ऊपर नीचे होने का कारण क्या है? कभी देखते हैं तो स्टॉक 5% प्लस, कभी देखते हैं तो 20% प्लस, कभी देखते हैं तो 5% माइनस। अरे इतना ऊपर नीचे क्यों होता है? इतनी वॉलेटाइल होने का क्या कारण है, क्या वजह है कि जिसकी वजह से प्राइस रोज इतने ऊपर नीचे होते हैं। तो उसको जानने से पहले हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि प्राइस कैसे डिस्कवर होता है, क्या चीज़ें होती है जिसकी वजह से प्राइस डिसाइड होता है। तो आज के वीडियो के टॉपिक में हम पूरा यही समझेंगे कि प्राइस कैसे डिस्कवर होता है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से प्राइस ऊपर नीचे होता है। तो पूरा वीडियो देखिएगा और सुनिएगा ध्यान से। मेरे 16 साल के करियर में मैंने ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स और स्टूडेंट्स देखे जिनको इनिशियली आइडिया नहीं था कि स्टॉक मार्केट में प्राइजेस कैसे वर्क करते थे। इसकी वजह से होता क्या था, वो अंदाजे में काम करते थे। और अंदाजे में काम करना मतलब कभी प्रॉफिट आएगा, कभी नहीं आएगा। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, प्रॉफिटेबल रहना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले उसके बहुत बेसिक्स से स्टार्ट करना पड़ेगा कि प्राइजेस कैसे डिस्कवर होते हैं। अभी प्राइजेस डिस्कवर होने के लिए 3 मेजर कारण हैं, जो 3 कारणों की वजह से स्टॉक मार्केट के दिन के दौरान प्राइजेस ऊपर नीचे होते हैं। उसके 3 फैक्टर्स हैं, हम एक के बाद एक तीनों देखेंगे। सबसे पहला फैक्टर्स है उसके फंडामेंटल फैक्टर्स। फंडामेंटल फैक्टर्स क्या है? जैसे कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, उसका प्रॉफिटेबिलिटी कैसा है, उसका रेवेन्यू क्या है, उसका सर्विस है या प्रोडक्ट है, तो वो प्रोडक्ट कैसा है, उसका सर्विस कैसा है, वो कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर रही है या नहीं कर रही है, उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, उसका ऑपरेशन एफिशिएंट है या नहीं, उसको कोई अच्छा ऑर्डर मिलेगा तो चलेगा, उसको अगर ऑर्डर इंटेक कम होता है या प्रॉफिट कम हो रहा है एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, वो सब का एक प्राइस और एक भाव मार्केट उसको देता है स्टॉक को। तो वो सबसे बड़ा फैक्टर है, वो हो गया फंडामेंटल फैक्टर्स। इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, वो हम एक के बाद एक समझ सकते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के पार्ट में। वो मेरा वीडियो है, वो आप जाके देख सकते हैं। अभी 90% लोग गलती क्या करते हैं, लोग ऐसा ही समझते हैं कि फंडामेंटल फैक्टर्स ही प्राइस डिसाइड करते हैं और सिर्फ इसी वजह से स्टॉक्स चलते हैं। आप बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देख सकते हो जिसमें स्टॉक फंडामेंटली बहुत अच्छा है पर मार्केट के मुकाबले वो नहीं चल रहा है। या फिर आप ऐसे भी स्टॉक्स देख रहे होंगे जो फंडामेंटली उसमें कुछ भी नहीं है फिर भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं। तो कुछ लैकिंग है अभी भी फंडामेंटल एनालिसिस के अलावा। फंडामेंटल एनालिसिस आपको व्हाट टू बाय बताता है कि कौन सा स्टॉक फेयर वैल्यू पे मिल रहा है, पर इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं कि कुछ स्टॉक्स फंडामेंटली अच्छे होने के बावजूद भी नहीं चलते थे और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स के एग्जांपल हैं जिन्होंने लोगों की वेल्थ डिस्ट्रॉय की है। जैसे कि सुज़लोन एनर्जी, उसका प्राइस 405 रुपये था हाई, अभी वो 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। आरकॉम, मेजर टेलीकॉम प्लेयर, पर उसने मैनेजमेंट में मिसमैनेजमेंट किया और बहुत सारी गड़बड़ी की वजह से वो स्टॉक अभी 2 रुपये, 3 रुपये पे चल रहा है। मनपसंद ब्यूरेजेस 512-13 रुपये का हाई था स्टॉक का। बहुत अच्छी ब्यूरेज बनाने वाली कंपनी थी, फंडामेंटली साउंड थी, पर अभी वो डीलिस्टेड है। जेट एयरवेज, पीसी ज्वेलर्स, सत्यम, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पे अगर आपने सिर्फ फंडामेंटल्स देखे होते तो भी आपका वेल्थ डिस्ट्रॉय हुआ होता। तो इसके अलावा हमको और क्या फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं कि जिससे हम ऐसे डिज़ास्टर से बच सकें। सेकेंड फैक्टर जो
स्टॉक प्राइजेस को अफेक्ट करता है वो है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई से मेरा मतलब है ये बहुत बड़ा मार्केट है और करोड़ों लोग एक साथ एक ही जगह पे ट्रेड कर रहे हैं थ्रू एनएससी और बीएससी। एनएससी और बीएससी के प्लेटफॉर्म पे करोड़ों लोग एक साथ बायर्स और सेलर्स बन के आते हैं। एक इमेजिन करो कि आप किसी सब्जी मंडी में गए हुए हैं और वहाँ पे किसी सब्जी के भाव तोल मोल कर रहे हैं। वैसे ही स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग एक साथ प्राइजेस का बार्गेन करते रहते हैं। सेलर्स कभी हावी होते हैं तो प्राइस को नीचे लेके जाते हैं, कभी बायर्स हावी होते हैं, उनका डिमांड ज़्यादा होता है तो वो प्राइजेस को ऊपर लेके जाते हैं। तो सेकंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स। डिमांड एंड सप्लाई किसी भी स्टॉक या किसी भी कंपनी का प्राइस ऊपर नीचे आज के दिन में होगा कि नहीं होगा, वो डिसाइडिंग फैक्टर रहता है पूरे दिन के दौरान या टाइम बीइंग के लिए। जैसे कि आप किसी मंडी में गए हुए हैं या फिर आपके पास सब्जी का स्टॉक है, आपको वो बेचना है, पर उसके सामने अगर खरीदना नहीं मिलेगा आपको, या तो फिर वो विलिंगनेस नहीं होगी सामने वाले की लेने के लिए, तो क्या होगा, आपकी सब्जी की क्वालिटी कितनी भी अच्छी हो, अगर वो सामने वाला लेना नहीं चाहता तो आपकी सब्जी बिकेगी नहीं उस भाव पे जिस भाव पे आप बेचना चाहते हो। तो आपको अगर पैसे की ज़रूरत है तो आपको मजबूरन क्या करना पड़ेगा, लॉस लेके भी कम भाव में भी आपको वो सब्जी बेचनी ही पड़ेगी। सेम वे स्टॉक मार्केट में कभी कभी कैसा होता है, लोगों को कुछ एग्जिट लेना हुआ होता है या फिर कभी पैसों की ज़रूरत होती है तो क्या वो अपना स्टॉक किसी भी भाव में बेचना चाहता है तो वो सेलर्स बन के आता है। कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो ग्रेजुअली इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जिसको ऐसा होता है कि आज वो बायर बनेगा स्टॉक के अंदर तो वो बाय करना चाहता है। तो जैसी जिसकी डिमांड सप्लाई पूरे दिन ऊपर नीचे होती रहती है। जब डिमांड्स यानी कि बायर ज़्यादा होते हैं, बायर्स हावी रहते हैं मार्केट में, वो मेजॉरिटी में रहते हैं तो डिमांड आती है स्टॉक्स के अंदर, और जब सेलर्स मेजॉरिटी में रहते हैं उनका सप्लाई आता है तो वो सप्लाई के तौर पे काम करते हैं। तो अगर डिमांड ज़्यादा रहेगी तो स्टॉक प्राइसेस बढ़ेंगे और अगर सप्लाई ज़्यादा रहेगी तो स्टॉक प्राइसेस घटेंगे। अभी ये तो एग्जाम्पल मैंने दिया एक रिटेल सब्जी मंडी का, पर इसमें मेजर प्लेयर्स होते हैं। मेजर प्लेयर्स जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गए, बड़े एचएनआईज हो गए, एफआईआई हो गए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनकी डिमांड और सप्लाई से मेजर फ़र्क पड़ता है। तो आपने इन दिनों सुना होगा कि एफआईआई ने $39 बिलियन का स्टॉक मार्केट में से निकाल लिया है, उन्होंने बेच दिया है। इसी वजह से आप देख रहे हो कि कंटिन्यूस सिंस अक्टूबर 2021 स्टॉक मार्केट 20% से भी ज़्यादा, क्या 20% के आजू बाजू गिर गया है, क्योंकि फंडामेंटल इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है कंपनी के अंदर। पर मेजर एफआईआई का सेलिंग, क्योंकि उनको अब पैसा बेचना है, अपना स्टॉक्स बेचना है और अपना पैसा वापस अपने घर में लेके जाना है, इस वजह से कंटिन्यूस सेलिंग देखने को मिल रही है। और इस वजह से ही मार्केट में थोड़ा सा ग्रेजुअल सेलिंग होता है। उसके अगेंस्ट अपने डीआईआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फिर म्यूचुअल फंड्स हो गए या फिर रिटेलर्स का अगर प्रेशर बढ़ता है, वो अगर सामने सामने परचेज करते रहते हैं तो स्टॉक में एक डिमांड बना रहता है। तो ये सेकंड सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डिमांड एंड सप्लाई, जो दिन के दौरान प्राइजेस का विलिंगनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग डिसाइड करता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ग्रीड एंड फियर फैक्टर्स। अब ये ग्रीड एंड फियर फैक्टर्स कैसे इम्पैक्ट करता है मार्केट को, आइए समझते हैं। डिमांड, सप्लाई और फंडामेंटल फैक्टर्स तो हम समझ लिए कि कैसे मार्केट को वो असर करता है, कैसे प्राइस को वो असर करता है। ग्रीड एंड फियर कैसा होता है, कई बार कैसा हम लोग कैलकुलेटेड डिसीजन नहीं लेते। स्टॉक मार्केट में 90% ऑफ द पीपल या फिर 90% ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऐसे होते हैं कि उनके प्राइस एक्शंस ग्रीड की वजह से बायर्स बनते हैं और फियर की वजह से सेलर बनते हैं। इससे मेरा मतलब है, जब आप देख रहे हो कि प्राइजेस कंटिन्यूस बढ़ रहे हैं तो आप कैलकुलेटेड डिसीजन नहीं लेते, आप उसका रिसर्च नहीं करते, आप लालच में आके, आप ग्रीड में आके वो स्टॉक बाय कर लेते हो, ऑलरेडी चल चुका है और आप ऑलमोस्ट टॉप पे आके उसको बाय करते हो।
और वहाँ से क्या होता है, वापस सेलिंग आना चालू हो जाता है, क्योंकि जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे थे वो ऑलरेडी प्राइजेस बढ़ा चुके थे, पर हमने लालच में आके लिया कि भाई रोज़ ही बढ़ रहा है, आज भी बढ़ जाएगा और मैं आज का आज निकल जाऊंगा। पर होता क्या है, उसके अगेंस्ट हो जाता है कि भाई टॉप पे ले लिया, अब क्या होगा, थोड़ा सा गिरता है, रोज़ तो बढ़ता ही है, आज भी बढ़ जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। ऐसा करके हम जो इंट्राडे निकलने वाले थे उसका क्या होता है, पोजिशनल हो जाता है। फिर पोजिशनल होने के बाद और गिरना चालू हो जाता है, क्योंकि डिमांड तो ख़त्म हो गई उसकी, अभी सप्लाईज चालू हो गया या फिर फंडामेंटल कुछ ख़राब हो गया। तो धीरे धीरे जो मेरी ग्रीड थी अब वो फियर में कन्वर्ट होना चालू हो जाती है कि भाई मैंने तो ऐसा सोच के लिया था बढ़ेगा तो मैं बेच दूंगा, पर अभी हो उल्टा रहा है, वो गिर ही रहा है, गिर ही रहा है, गिर रहा है। तो जो मेरा कैलकुलेशन था उल्टा पड़ गया और अभी मेरे ऊपर डर हावी हो गया कि भाई 2 दिन से बढ़ रहा था, अब तो कंटिन्यूस रोज गिर रहा है, तो मैं एकदम बॉटम पे आके पैनिक में आके मेरा स्टॉक बेच दूंगी कि जिसकी वजह से होगा क्या, मुझे लॉस और प्रॉफिट होता रहेगा। वो एक कैलकुलेटेड डिसीजन नहीं है, वो एक इमोशनल, वहाँ के इंसान बाइंग या सेलिंग करता है और जब उसके कैलकुलेशन के अगेंस्ट रिजल्ट आना स्टार्ट होता है तो वो फियर में आ जाता है। और जब उसको दिख रहा होता है कि भाई हर कोई कमा रहा है, हर कोई पैसे बना रहा है, तो वो ग्रीड में आकर डिसीजन लेता है। ऐसे डिसीजन मार्केट को ऊपर नीचे करते हैं। और जब भी आप देखोगे कोई बड़ा खराब न्यूज़ मार्केट में आया हुआ होता है, जैसे कि यूक्रेन रशिया का वॉर हो रहा है, तो लोग पैनिक में आके अपने फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स बेच देते हैं। उस टाइम पे फंडामेंटल चेंज नहीं होता है, पर उस टाइम पे फियर हावी होता है कि भाई प्राइजेस गिर जाएंगे, तो मैं अभी बेच देता हूँ। इसके अगेंस्ट कभी ऐसा होता है कि मार्केट में कोई पॉजिटिव फैक्टर या पॉजिटिव न्यूज़ आ जाता है, वो न्यूज़ की वजह से लोग और लालच में आ जाते हैं कि प्राइजेस यहाँ से भी बढ़ जाएंगे और वो खरीद लेते हैं। होता क्या है, ये पूरा स्टॉक मार्केट इमोशंस ड्रिवन होता है, इसको ह्यूमंस चलाते हैं ना कि मशीन्स चलाते हैं। आप और मैं डिसाइड करते हैं प्राइजेस बढ़ेंगे या घटेंगे, तो फिर हमको जो लगता है, हमारे जो फैक्टर्स होते हैं लालच के और डर के, वो भी स्टॉक मार्केट को असर करते हैं। तो अब तक हमने देखा कि 3 मेजर फैक्टर्स है, फंडामेंटल फैक्टर्स, डिमांड एंड सप्लाई एंड ग्रीड एंड फियर फैक्टर्स। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि जिसकी वजह से हम ये तीनों फैक्टर्स कंबाइन करके देख सकते हैं? फंडामेंटल एनालिसिस का लैकिंग पॉइंट क्या है, वो सिर्फ व्हाट टू बाय बताता है, वो व्हेन टू बाय नहीं बताता और व्हेन टू सेल भी नहीं बताता। टेक्निकल एनालिसिस क्या है, आपको डिमांड एंड सप्लाई भी बताएगा, आपको ग्रीड एंड फियर भी बताएगा और स्टॉक चलेगा कि नहीं चलेगा ये बताएगा। तो व्हाट टू बाय मिल गया, व्हेन टू बाय मिल गया। अभी मुझे एक ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए जो मुझे तीनों तरीके का काम करे, उसको बोलते हैं टेक्नो फंडा। टेक्नो फंडा हम समझाते हैं, जिसके अंदर हम आपको फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स किस भाव पे बाय करना है वो समझाएंगे, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है वो भी समझाएंगे, और कब आपको वो ही स्टॉक वीक हो रहा है और उसको शॉर्ट करना है और नीचे में बाय करना है वो समझाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि और क्या नया आप जानना चाहते हैं। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस क्या है वो डिटेल में समझना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे यूट्यूब लिंक को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे और भी इंटरेक्टिव वीडियोज़ आप देख सकते हैं, और आप हमारे साथ एसोसिएट भी हो सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके। और इसके अलावा आप कौन से टॉपिक पे नया सीखना चाहते हैं वो हमें बता सकते हैं। तो अभी आप याद रखिएगा कि अगर आपको प्राइस कैसे डिस्कवर होता है वो समझना है तो उसके लिए 3 फैक्टर्स समझने पड़ेंगे, उसके फंडामेंटल फैक्टर्स, डिमांड एंड सप्लाई और ग्रीड एंड फियर। अगर आप ये तीनों फैक्टर्स समझ जाओगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे यहाँ से बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है। अगर आप और डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे हमको कॉल करके डिटेल में हमारे कोर्स के बारे में समझ सकते हैं। थैंक यू।